तो यहाँ पर हम देखेंगे रिपब्लिक। हमारा थर्ड जो है फीचर जो है अपनी कंट्री का वो है रिपब्लिक, मतलब गणतंत्र। तो रिपब्लिक मीन्स अ गवर्नमेंट डेट ऑब्टेन पावर फ्रॉम पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सरकार के हित में, मतलब सरकार को जो हक पावर्स मिलते हैं वो लोग वहाँ की जनता के ही द्वारा मिलते हैं। अब डायरेक्टली कहिए या इनडायरेक्टली, पर जाते तो उनकी उस देश की जनता के ही हाथों से हैं। वी हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट विच मीन्स दैट पावर आर नॉट लिमिटेड इन द हैंड ऑफ फ्यू प्रिविलेज पीपल, रादर इट एक्सेसिबल ऑल द सिटीजन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्लास, रिलीजन और जेंडर। तो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम हमारी कंट्री ने फॉलो किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो पावर है कुछ प्रिविलेज, मतलब कुछ विशेष लोगों के ही हाथ में हो, बल्कि ये वहाँ की जनता जो है उन सबके हाथ में होता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो, उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है, सभी को एक समान देखा जाता है। तो ये हमने 3 मेन फीचर्स देख लिए अपने कंट्री के, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के। अब देखेंगे कि जो अपनी कंट्री है वो फेडरल कंट्री है, ठीक है। तो इसमें क्या है, मतलब फेडरल में क्या है कि स्टेट लेवल पे भी सरकार होती है और सेंट्रल लेवल पर भी सरकार होती है। अभी सेंट्रल लेवल पे जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वहाँ से जो भी रूल एंड ऑर्डर पास किए थे पूरा नेशन फॉलो करता है। बट स्टेट लेवल का अगर कुछ भी सरकार कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर पास करती है तो उस राज्य के ही लोगों के ऊपर लागू पड़ता है। तो इसलिए ये फेडरल स्टेट है। तो सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट होगी उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है, जिसमें हेड प्रेसिडेंट होंगे, फिर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेचर के अंडर में पार्लियामेंट, लोकसभा, फिर उनके अंडर में लोकसभा और राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव होंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर होंगे और काउंसिल मिनिस्टर होंगे। जुडिशरी के अंडर में सुप्रीम कोर्ट होगी, ठीक है। तो सेंट्रल लेवल पर जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है। बाकी स्टेट लेवल पे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारे कुछ हैं। तो अभी स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट होगी, गवर्नर होंगे, उनके अंडर में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल मिनिस्टर, जुडिशरी, हाई कोर्ट। फिर इन लेजिस्लेचर के अंडर में होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा, विधान परिषद। फिर यहाँ पे हो जाएंगे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें पंचायत और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनसिपल बोर्ड्स। और यहाँ पर हो जाएंगे हाई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उनके अंडर में सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो जब इस चैप्टर का हम रिटन पोर्शन स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे फर्स्ट पेज पर आप ये दोनों चार्ट को ड्रॉ करेंगे, देन हम सेक्शन ए स्टार्ट करेंगे। तो ये आप लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में, थर्ड चैप्टर में फर्स्ट पेज पर, देन सेक्शन ए स्टार्ट किया जाएगा। नाउ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये जो तीनों है सरकार के अंग हैं। लेजिस्लेचर मेक्स लॉ, एग्जीक्यूटिव द हेल्प of civil services officer implement the law, and judiciary makes people follow the law and does the work of providing justice। तो लेजिस्लेचर जो है वो क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव उसको लागू करवाते हैं, और जुडिशरी जो है वो ये ध्यान देते हैं कि मतलब लोग सही तरीके से इसका पालन कर रहे हैं कि नहीं, और न्यायपालिका को भी ध्यान में रखते हैं। अब फेडरल स्टेट, इंडिया इज अ फेडरल स्टेट। देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स ऑन विच द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट कैन फ्रेम लॉ। तो इंडिया को फेडरल स्टेट कहा गया क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि स्टेट लेवल पर भी वह सरकार होती है और नेशनल लेवल पर भी होती है, यूनियन लेवल पर। जो सेंट्रल लेवल पर होती है उसे कहा जाता है। और जो सेंट्रल और स्टेट लेवल दोनों के हिसाब से नियम बनाए जाते हैं। देयर आर 3 सच लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। 3 ये लिस्ट बनाए जाते हैं। लॉ फ्रेम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर एप्लीकेबल टू द एंटायर नेशन। तो जो सेंट्रल लेवल के अकॉर्डिंग लॉ बनाए जाएंगे वो पूरे ही देश में लागू होगा, जैसा मैंने आपको पहले बताया। अब फंडामेंटल राइट्स क्या है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, इंडियन सिटीजन आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत की जनता को, नागरिक को जो फंडामेंटल राइट्स, जो मूलभूत अधिकार जो हैं इनके दिए गए हैं, वो भारत के संविधान के द्वारा दिए गए हैं। तो भारत का संविधान कब अडॉप्ट किया गया, 26 नवंबर को इन द ईयर 1949, बट वॉज पुट इन यूज ऑन द 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया, ठीक है। इसे अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग।
द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन guarantee that resident of land can lead a peaceful life as long as they inhabited the country। और जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए, ये भरोसा एक दिलाया गया कि जब तक आप इस ज़मीन के नागरिक रहेंगे, जब तक आप यहाँ रहेंगे, तब तक आपको एक पीस लाइफ मिलेगी। ठीक है, उसका ये हक दिया गया उन्हें। द इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन आर मोस्ट ऑफ द टाइम सिमिलर इन ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज। तो जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उनमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सेम है। जैसे इंडियन सिटीजन्स को जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो सभी लोकतांत्रिक देश में सेम रहेंगे। तो द इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन इंक्लूडेड द फॉलोइंग, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। इंडियन सिटीजन्स को जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी लॉ जो है वो सबके लिए एक समान है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्मनिरपेक्ष है, किसी भी धर्म को आप फॉलो कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड पीसफुल असेंबली, मतलब आप कहीं भी एक जगह शांतिपूर्वक इकट्ठा हो सकते हैं, अपनी असेंबल कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, अपने विचारों को व्यक्त करने का, अभिव्यक्त करने का भी पूरा अधिकार है, वो लोग आज़ाद हैं। और राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, तो जो ये सिविल राइट्स जो प्रोवाइड किए गए हैं उसको सेव करने के लिए या फिर उसमें सुधार करने के लिए वो कुछ भी सुझाव दे सकते हैं। तो ये सारे अधिकार लिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स में। तो यहाँ पर अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोग अच्छे से चैप्टर को समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से और नेक्स्ट डे से हम इसका राइटिंग पोर्शन करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से फिर से एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू।